और शुरुआत हमेशा की तरह नंबरों से करते हैं, बजट से। तो सबसे पहले देखते हैं जलवायु बजट। इसमें सबसे बड़ी हेडलाइन है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन। जी, 20,000 करोड़ रुपए। सुनने में तो ये बहुत बड़ी रकम लगती है। हाँ, हेडलाइन तो यही है, लेकिन स्रोत इसे इन जटिल तकनीकों के लिए एक मामूली प्रावधान कहते हैं। मामूली 20,000 करोड़? हाँ, क्योंकि ये रकम तत्काल औद्योगिक तैनाती के लिए नहीं है। ये एक पायलट और मतलब एक प्रदर्शन चरण के लिए है, और ये एक पैटर्न है जो हम बार बार देखते हैं। कैसा पैटर्न? इरादे बहुत बड़े, लेकिन जमीन पर असलियत कुछ और। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में भी यही हुआ था। घोषणाएं बहुत बड़ी थीं, लेकिन असल खर्च काफी कम रहा। तो ये नीति और उसके अमल के बीच की खाई है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, ये कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी अचानक इतनी जरूरी क्यों हो गई है? क्या ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात है? अब ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं रही, ये सीधे सीधे व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़ गया है। अच्छा, वो कैसे? इसकी सबसे बड़ी वजह है यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM। CBAM, ये क्या भला है? सुनने में बहुत भारी भरकम लग रहा है। इसे आसान भाषा में समझिए, ये यूरोप का एक तरह का ग्रीन टैक्स है। हाँ, अगर भारत से यूरोप जाने वाला स्टील या एल्यूमिनियम उनके पर्यावरण मानकों के हिसाब से नहीं बना है, मतलब उसे बनाने में ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ है, तो यूरोप उस पर भारी टैक्स लगाएगा। इससे हमारा माल वहां महंगा हो जाएगा और बिकेगा नहीं। ओहो, तो मतलब अब हमारे उद्योगों के लिए कार्बन घटाना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि व्यापार में टिके रहने की मजबूरी बन गया है। अच्छा, तो ये अब सर्वाइवल का सवाल है। चलिए अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। एक तरफ हम भविष्य की तकनीक पर पैसा लगा रहे हैं, तो हमारे लोगों के आज के स्वास्थ्य का क्या हाल है? यहाँ भी स्रोतों में एक मिलीजुली तस्वीर दिखती है। जी, कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे 10,000 करोड़ की बायोफार्मा शक्ति योजना है। हाँ, नए NIPS और एक दूसरा निम्हांस कैंपस भी हैं। और कुछ कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर टैक्स में छूट भी दी गई है। तो ये सब तो काफी सकारात्मक लगता है। ये कदम अपनी जगह पर अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हम बड़ी तस्वीर देखते हैं तो कहानी बदल जाती है। मतलब? स्वास्थ्य पर कुल सरकारी खर्च हमारी GDP का महज 0.26% है। एक मिनट रुकिए, क्या कहा आपने? 0.26%? जी, 0.26%। जबकि 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में लक्ष्य 2.5% का रखा गया था। ये तो 10 गुना का फासला है। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम स्वास्थ्य को लेकर जितने बड़े दावे करते हैं, हमारा बजट उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। यही वो बड़ा संदर्भ है जो मायने रखता है। और इसमें एक और चिंता की बात है। वो क्या? केंद्र सरकार की हिस्सेदारी धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य सेवा का ज्यादा बोझ अब राज्यों पर आ रहा है। और इससे तो राज्यों के बीच एक तरह की असमानता पैदा हो सकती है। बिल्कुल, जो राज्य अमीर है वो शायद बेहतर कर लेंगे, लेकिन गरीब राज्यों का क्या होगा? तो स्वास्थ्य पर खर्च लक्ष्य से बहुत दूर है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, और वो है रक्षा। हाँ, वहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। स्रोत बताते हैं कि दशकों में पहली बार दहाई अंकों की वृद्धि हुई है और बजट GDP के 2% तक पहुंच गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू बजट से 22% ज्यादा है। और वायुसेना को 32% और सेना को 30% की भारी बढ़त मिली है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। नौसेना। हाँ, नौसेना को सिर्फ 3% की बढ़ोतरी मिली। ये तो समझ से बाहर है। ऐसा क्यों? ये एक दिलचस्प विडंबना है। नौसेना का कम आवंटन असल में शायद उसकी सफलता का एक नतीजा हो सकता है। सफलता का नतीजा? ये कैसे? देखिए, नौसेना ने स्वदेशीकरण यानी देश में ही जहाज और पनडुब्बियां बनाने में सबसे ज्यादा तरक्की की है, और वो आवंटित धन को प्रभावी ढंग से खर्च करने में भी आगे रही है। अच्छा, लेकिन असली चुनौतियां तो इन नंबरों के पीछे छिपी हैं, जैसा स्रोत कहते हैं। जी बिल्कुल, छिपी हुई चुनौतियां। जैसे कि कोई फाइटर जेट खरीद रहे हैं, तो अब उसी जेट के लिए हमें पहले से कई ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। बिल्कुल, भले ही उसकी डॉलर में कीमत वही हो। दूसरी चुनौती है पेंशन का भुगतान, जो अब प्रतिशत में कम जरूर है, लेकिन फिर भी एक बड़ी रकम है। और सबसे बड़ी प्रणालीगत चुनौती? वो है नौकरशाही की देरी। मतलब हमारा अपना सिस्टम ही रुकावट है। बिल्कुल, और इसकी एक बड़ी वजह है L1 का नियम। L1 मतलब जो सबसे कम बोली लगाएगा ठेका उसी को मिलेगा। जी, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि पैसे बच रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि अक्सर क्वालिटी से समझौता होता है। सही कहा,
और नई, बेहतर लेकिन थोड़ी महंगी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां रेस से ही बाहर हो जाती हैं। प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बियों का उदाहरण देखिए। वो तो 1997 में मंजूर हुआ था। और आज दशकों बाद भी ये प्रोजेक्ट लटका हुआ है। इसी वजह से रक्षा मंत्रालय को पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित पैसा वापस करना पड़ा था। क्योंकि वो उसे खर्च ही नहीं कर पाए। जी, मतलब हमारे पास पैसा है, हम उसे खर्च भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारा अपना ही सिस्टम हमें ऐसा करने से रोक रहा है। ये तो अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो बजट में भी वही पैटर्न दिखता है, इरादे बड़े लेकिन असलियत में कई पेच हैं। ठीक है, बजट की बात तो हो गई, लेकिन इन सब चीजों को चलाने के लिए बिजली चाहिए। और यहाँ स्रोतों में एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। डिस्कॉम्स, बिजली बांटने वाली कंपनियां। हाँ, जो हमेशा से अपने हजारों करोड़ के घाटे के लिए जानी जाती हैं, वे अचानक मुनाफे में आ गई। ये तो किसी जादू की तरह लगता है। क्या ये सच है? या आंकड़ों के पीछे कोई और कहानी है? हाँ, देखिए, ये बेहतर अनुशासन की एक दिलचस्प कहानी तो है। इसमें कोई शक नहीं कि सुधार हुए हैं। जैसे? कुल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटा, जिसे AT&C लॉस कहते हैं, वो कम हुआ है। लागत और राजस्व के बीच का अंतर भी लगभग खत्म हो गया है। तो सुधार तो हुए हैं? हाँ, पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना और देय से भुगतान पर लगने वाले शुल्क जैसे नियमों ने डिस्कॉम्स को अनुशासित किया है। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। मुझे अंदाजा था कि यहाँ कोई पेच जरूर होगा। पेच ये है कि ये मुनाफा काफी हद तक राज्य सरकारों के समर्थन पर टिका है। मतलब? राज्य सरकारें टैरिफ सब्सिडी और डिस्काउंट्स के घाटे को खुद अपने ऊपर लेकर उन्हें बचा रही हैं। तमिलनाडु और राजस्थान इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अच्छा। अगर ये सरकारी मदद हटा दी जाए तो ये कंपनियां आज भी गहरे घाटे में होंगी। तो ये एक नाजुक सुधार है। मतलब हेडलाइन शानदार है, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा जटिल और अस्थिर है। यहाँ भी वही पैटर्न दिख रहा है जो हमने बजट में देखा था। बिल्कुल। अब चलिए शासन की बात करते हैं, जहां केंद्र और राज्यों के बीच का तनाव एक और दिलचस्प कहानी बताता है। स्रोतों में राज्यपाल की भूमिका पर एक बहुत ही दिलचस्प बहस है। जी, ये काफी समय से चर्चा में है। हमने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल सब जगह देखा कि राज्यपालों ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया गया पूरा भाषण पढ़ने से इनकार कर दिया। ये तो सीधे सीधे एक संवैधानिक टकराव लगता है। ये एक बड़ा संवैधानिक टकराव है। संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल के लिए विधानमंडल के सत्र की शुरुआत में भाषण देना अनिवार्य है। अनिवार्य है? मतलब ये कोई विकल्प नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये कोई विकल्प नहीं है। संविधान के हिसाब से राज्यपाल की भूमिका एक रेफरी की तरह है, जिसका काम है कि खेल नियमों के अनुसार चले। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे रेफरी खुद एक टीम के लिए खेलने लगा है। आपकी बात सही है। भाषण सरकार का एजेंडा होता है, राज्यपाल की व्यक्तिगत राय नहीं। उसे न पढ़ना अपने संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन है। लेकिन एक तर्क ये भी तो हो सकता है कि अगर राज्यपाल को लगता है कि भाषण में कुछ गलत या देशहित के खिलाफ है, तो क्या उन्हें चुपचाप पढ़ देना चाहिए? यह एक जायज सवाल है, लेकिन संविधान इसके लिए भी एक रास्ता देता है। राज्यपाल अपनी आपत्तियां या सलाह सरकार को निजी तौर पर दे सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं। जी, सार्वजनिक रूप से सरकार की नीति को इस तरह से नकारना उनकी भूमिका के खिलाफ है। अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? हाँ, इसका हल क्या है? एक स्रोत कहता है कि ये एक औपनिवेशिक प्रथा है, इसे खत्म ही कर देना चाहिए। एक पक्ष ये है, लेकिन दूसरा स्रोत एक ज्यादा गहरी समस्या की ओर इशारा करता है। वो क्या है? वो है राज्यपालों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, लेकिन राज्यपालों पर ऐसी कोई सीधी जवाबदेही नहीं होती। तो इससे कई बार ऐसा लगता है कि उनकी निष्ठा संविधान के बजाय केंद्र सरकार के प्रति ज्यादा है। तो परंपरा को खत्म करने के बजाय इस प्रक्रिया में सुधार करना एक ज्यादा सार्थक बदलाव हो सकता है, ताकि राज्यपाल बिना किसी डर या पक्षपात के अपना संवैधानिक कर्तव्य निभा सकें। बिल्कुल। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमने पैसे और सत्ता की बात की, लेकिन एक स्रोत एक बहुत ही गंभीर तर्क देता है। पर्यावरण के बारे में? हाँ, उसका कहना है कि जिस नींव पर हम ये सब बना रहे हैं, यानी हमारा पर्यावरण, उसे ही कमजोर किया जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें न्यायपालिका भी सहायक है। स्रोत इसे भारत के पर्यावरण न्याय शास्त्र का धुंधलापन कहता है। ये बहुत बड़ा बयान है। बहुत गंभीर बयान है। और यह विशिष्ट उदाहरणों पर आधारित है। मुख्य तर्क ये है कि अदालतें धीरे धीरे उन सिद्धांतों से पीछे हट रही हैं जो पर्यावरण की रक्षा करते थे।
अरावली पर्वत श्रृंखला का उदाहरण लीजिए। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने ही कभी कहा था कि अरावली को सिर्फ ऊंचाई से नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखना होगा। लेकिन हाल ही में अदालत ने 100 मीटर के मानदंड को स्वीकार कर लिया। 1 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? 100 मीटर का मानदंड? इसका मतलब ये हुआ कि अब अरावली का वही हिस्सा संरक्षित माना जाएगा जो 100 मीटर से ऊंचा है। तो बाकी का हिस्सा? ये प्रभावी रूप से इस विशाल पर्वत श्रृंखला के एक बड़े पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्से से कानूनी सुरक्षा हटा देता है। ये अदालत के अपने ही पहले के समग्र दृष्टिकोण का ठीक उल्टा है। तो एक अदालत जिसने कभी पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की थी, अब मूल रूप से रेत पर एक रेखा खींच रही है और कह रही है कि सिर्फ इतना ही मायने रखता है। जी, ये एक पूरी तरह से पलटी मारने जैसा है। और शायद ये सिर्फ अरावली की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक पैटर्न का हिस्सा लगता है। स्रोत में और भी उदाहरण हैं। जैसे गैर कोयला परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA की अनुमति देना। ये तो ऐसा हुआ कि पहले आप बिल्डिंग बना लें और फिर उसका नक्शा पास कराने जाएं। बिल्कुल। महाराष्ट्र में हजारों मैंग्रोव पेड़ों को काटने की मंजूरी देना और भूस्खलन के खतरों के बावजूद नाजुक हिमालय में 4 धाम राजमार्ग परियोजना को हरी झंडी देना। ये सब तो निवारक होने के बजाय घटना के बाद उसे वैध बनाने जैसा लगता है। बिल्कुल। स्रोत इसे न्यायिक नरमी और EIA प्रक्रिया का कमजोर होना कहता है। यह पर्यावरण कानून के मूल सिद्धांत के खिलाफ है, जो कहता है कि नुकसान होने से पहले उसे रोका जाए। और यह संवैधानिक अधिकारों से भी जुड़ता है। हाँ, सीधे तौर पर अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, क्योंकि बड़े कॉरपोरेशंस इन नियमों से ज्यादा आसानी से बच निकलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जी, जो हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। जब रक्षक ही नरमी बरतने लगे तो यह अधिकार खतरे में पड़ जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने बजट के नंबरों से शुरुआत की और संवैधानिक कानून और पारिस्थितिकी पर बात खत्म की। और एक सामान्य सूत्र साफ तौर पर देख सकते हैं। हाँ, महत्वाकांक्षा बनाम आवंटन, कागजी नियमों बनाम जमीनी हकीकत और विकास की प्राथमिकताओं का बुनियादी सिद्धांतों से टकराव। बिल्कुल। मुख्य बात यह है कि ये अलग-अलग कहानियां नहीं हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे? देखिए, रक्षा आधुनिकीकरण औद्योगिक विकास से जुड़ा है, जिसे डिस्कॉम से ऊर्जा की जरूरत है, जिसके सीधे पर्यावरणीय परिणाम है। और हमारी संघीय संरचना का कामकाज, जो राज्यपाल की बहस और स्वास्थ्य बजट आवंटन में दिखाई देता है, वो इन सब के मूल में है। हर टुकड़ा दूसरे को प्रभावित करता है।